अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल दर्जनों सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार। ट्रंप को बरतानिया और नेटो का कड़ा जवाब मिल चुका है। काबुल में एक बार फिर खुदकुश धमाका। मोदी ट्रंप मुलाकात, भारतीय मुश्तइल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले बात करेंगे, इस वक्त कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि 2024 में दुनिया भर में कत्ल किए गए 70% सहाफ़ियों का जिम्मेदार इसराइल है। इस साल 2024 में 18 ममालिक में कम से कम 124 सहाफ़ियों के कत्ल किया गया। सूडान और पाकिस्तान गुज़िश्ता साल कत्ल होने वाले सहाफ़ियों की तादाद दूसरे नंबर पर है, यानी इसराइल है। फिर यहाँ ये जो कहता है ना कि बड़े सारा कुछ महफूज है और सारा कुछ अच्छा है, और फिर बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इमरान रियाज को क्यों निकलना चाहिए था, यहाँ रहना चाहिए था। या ये जो साफ़ी अपनी जान पर खेल के, अब आप देखें कि काशिफ अब्बासी साहब को जिस तरीके से, हालांकि काशिफ अब्बासी एक ऐसी बैलेंस वो अपना तज्जिया देते हैं, ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे एंकरिंग वो करते हैं कि उसके बावजूद आप अंदाज़ा लगा लें कि उसको ऑफ एयर कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसने फार्म 47 की इस हुकूमत को एक्सपोज किया। उसने वो फरवरी में जो लोगों के मैंडेट पर डाका डाला, उसने उस चीज़ को एक्सपोज किया, उसने उस पर बात की। कोई गलत बात नहीं है। हम रिपोर्टर हैं, हम छोले बेचने के लिए थोड़ी आए या नवरत्न तेल बेचने के लिए आए, तो क्या हम रिपोर्ट भी ना करें? तो पाकिस्तान और सूडान दूसरे नंबर पर है। और ये जो रिजीम चेंज, ये जो हम पर मुसल्लत किया गया, ये जत्था जो मुसल्लत किया गया, जिन्होंने करप्शन में भी तबाहियां मचा दी, और ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। सो बहरहाल अंदाज़ा लगा लें आप। दूसरे ने आपको बताते चले कि इसराइल और गजा के तनाज़े में इसराइली फौज के हाथों 85 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ का कहना है कि गुज़िश्ता बरस दुनिया भर में रिकॉर्ड तादाद में सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। CPJ ने एक बयान में कहा कि 2024 में 18 ममालिक में कम अज़ कम 124 सहाफ़ी कत्ल किए गए, जो 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसा कबल कमेटी की जानब से आदाद शुमार रिकॉर्ड करने के आगाज़ के बाद रिपोर्ट, ये जो है रिपोर्टर्स ऑफ मीडिया कारकुनों के लिए सबसे मौलिक साल था। CPJ ने का कहना है कि इसराइल और गजा के तनाज़े में इसराइली फ़ौज के हाथों 85 सहाफ़ियों का कत्लेआम हो चुका। बयान में कहा गया कि इसराइल ने वाक़यात की तहकीकात को रोकने, सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम आयद करने और हलाकतों के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराने के लिए फ़र्ज को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। आपको पता है कि सहाफ़ियों की बेपनाह कुर्बानियाँ हैं वहाँ पर मिडल ईस्ट में, गजा में, जो उन्होंने रिपोर्टिंग की। इसराइल नहीं चाहता था कि जो जारियत, जो बर्बरियत, जो जुल्म का बाजार उन्होंने गर्म किया है वो आपके सामने रखा जाए, और जान हथेली पर रखकर, जान की कुर्बानियां देकर सहाफ़ियों ने आप सब तक खबरें पहुंचाने की कोशिश की है। आसान काम नहीं होता, ये राह जो है कांटों से भरी है। अगर कोई कहता है कि बड़ी अच्छी स्क्रीन आती है, बड़ी अच्छी फॉलोइंग होती है, हकीकत यह है कि बड़े मुश्किलात हैं इस फील्ड में। सुबह बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली का कहना है कि यूक्रेन की शमूलियत के बगैर यूक्रेन के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रॉय ने कहा कि किसी भी अमन मुआहदे पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि रूस मुस्तकबिल में यूक्रेन की सरजमीन पर कब्जा करने के लिए मजीद कोशिश ना करे। बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो व्लादिमीर पुतिन से जंग के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात जो है, यानी मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक किया है, और जल्द उनकी सऊदी अरब में मुलाकात होगी। स्वीडन के वजीर दिफा ने कहा कि यूक्रेन मुस्तकबिल में भी नेटो का रुकन बन सकता है। ब्रसेल्स में नेटो सरबराह इजलास से खिताब करते हुए पॉल जॉनसन का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन नेटो के रुकनियत ख़त्म हो जाएगी। उनका मजीद कहना है कि हमारा मौक़िफ़ सबको मालूम है, वाशिंगटन समिट में कही गई बात से पीछे खड़े हैं। यूक्रेन का मुस्तकबिल नेटो में है। जब वहाँ आम हालात लौट आएंगे और लोग मामूल की ज़िंदगी बसर करेंगे तो अमरीकी वज़ीर दिफा हेगसेट ने भी कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात की अमरीकी कोशिश यकीनी तौर पर यूक्रेन के फौजों के साथ खयानत नहीं है जो गुज़श्ता 30 साल से, यानी 3 साल से हमले के खिलाफ लड़ रहे हैं। हेगसेट ने इस बात पर जोर दिया कि अमरीका नेटो के साथ नाकाबिल यकीन अज़म किया है। यूक्रेन मिशन के लिए अमरीका से अज़म किसी और मुल्क का नहीं है। अब अंदाज़ा लगा ले, प्रॉब्लम यह है कि मसाइल बड़े ज़्यादा है। कुछ डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ बयानात, फिर मुख्तलिफ पॉलिसी, फिर नेटो का मामला, तो ऐसा लगता है कि मगरिब बट रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल
افغانستان سے ایک بار پھر بڑی افسوسناک خبر آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس سے پہلے قندوز کا جو علاقہ ہے وہاں پر دھماکہ ہوتا ہے جس میں تقریباً 17 سے زائد ہلاکتیں ہوتی ہیں، کئی لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر طالبان اہلکار جو سرکاری اہلکار تھے ان کی تعداد تھی۔ اب افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش دھماکے میں ایک شخص جان بھاگ، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ افغانی میڈیا کے مطابق دارالحکومت کابل میں وزارت شہری ترقی اور ہاؤسنگ کے داخلی راستے پر خودکش حملے میں ایک شخص جان بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ نے سرکاری عمارات میں داخل ہونے سے روکنے پر داخلی راستے پر بھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ افغان وزارت داخلہ نے خودکش دھماکے کی تصدیق کر دی اور بتایا کہ حملہ اور جو حملہ ہے اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں صورتحال آپ کے سامنے ہے، جیسے جیسے چائنا کی انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے دھماکوں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے بڑھ رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ محصولات اور امیگریشن پر امریکی صدر کی غضب سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مودی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ یہ بھارتی رہنما کا نادر اقدام ہے جو سوشل میڈیا کے اہم صارف ہیں، لیکن شاذ و نادر صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے اقتدار میں واپسی کے بعد غیر ملکی رہنماؤں کی جانب سے اوول آفس کے دروازے تک پہنچنے کا سلسلہ یاد رکھنا چاہیے کہ مودی کو جو ہے ٹرمپ کے ساتھ پہلے دور حکومت میں اچھے تعلقات تھے۔ بھارتی وزیر اعظم اپنے دورے سے قبل ٹیرف میں فوری رعایت کی پیشکش کی تھی اور نئی دلی کی مہنگی موٹر سائیکلوں پر محصولات میں کمی کی، جس میں معروف امریکی مینوفیکچر ہارلے ڈیوڈسن کی تقویت بھی اس کو ملی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر مودی، اور پھر اس میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی سب اپنے تعلقات اپنے ہی فائدے کے لیے رکھنے ہوتے ہیں۔ اس وقت کوشش یہ کی جا رہی، اس میٹنگ میں یہ کوشش بھی کی جا رہی کہ چائنا کے ساتھ نیا کانفلکٹ، خاص کر جو ہے یعنی اس وقت ایک اور ڈیمانڈ کی جا رہی کہ آپ جو اسلحہ روس سے خرید رہے ہیں وہ ہم سے خریدیں۔ پھر دوسری ڈیمانڈ یہ کہ چائنا کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ آپ سخت رکھیں، جس پر انڈیا راضی نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ پڑوس میں اپنے لیے کوئی نیا محاذ کھولے، وہ چاہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز کی ملاقاتیں، انڈیا کی ملاقاتیں ایک دوسرے ساتھ ہو رہی ہیں، تو تعلقات کی بہتری کے لیے وہ کوشش کریں، نہ کہ جنگ و جدل کے حوالے سے۔ بہرحال جو چیزیں ہوں گی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔